क्लास 11th मैथ्स और क्या क्या चीजें आपको प्रिपेयर कर लेनी है। विदाउट ट्रिग्नोमेट्री कोई काम नहीं हो पाएगा मैथ्स में। अगर आपने एक चैप्टर छोड़ दिया अगला नहीं समझ आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा आप सभी के। जैसे कि आप सभी अपना क्लास 10th क्लियर कर चुके हो, आई होप सभी ने बहुत अच्छे से एग्जाम दिए होंगे और बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाला होगा। उम्मीद होगी कि बहुत अच्छे रिजल्ट स्कोर करने वाले। अब बेटा आप लोग क्लास 11th में प्रवेश करने जा रहे हो, क्लास 11th में एंट्री करने जा रहे हो। तो बेसिकली मेरा मोटिव ये है, बिकॉज मैं आपकी मैथमेटिक्स मेंटर हूं, तो आई ट्राई कि मैं आपको चीजें बताऊं कि क्लास 11th की मैथ स्टार्ट कैसे करनी है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले, हाउ टू स्टार्ट क्लास 11th मैथ्स। पहला चीज बहुत ही क्लियर कर दूं बेटा, जो अब तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे क्लास 10th की मैथ्स और क्लास 11th की मैथ्स में मेजर डिफरेंसेस आते हुए, बहुत डिफरेंसेस आते हैं। आपने अपने सीनियर भैया दीदी से भी डिस्कस किया होगा, तो उन्होंने भी बताया होगा भाई जो अभी तक तूने 10th तक पढ़ा है ना, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा तो नहीं कहेंगे मतलब नहीं है, वो बेसिक फंडामेंटल थे, बट हाँ यू कैन नॉट कंपेयर कि जो 10th तक मैथ्स हमें यूं लगती थी क्लास 11th की मैथ्स भी यूं लगेगी, ऐसा नहीं है। क्लास 11th की मैथ्स का बेटा लेवल बहुत चेंज हो जाता है, स्किल्स में बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं। तो उन सब चीजों को डिस्कस करूंगी। उसके बाद हम कनेक्शन देखेंगे, क्लास 10th मैथ्स का कनेक्शन किस तरीके से क्लास 11th के मैथ्स के साथ है और क्या क्या चीजें आपको प्रिपेयर कर लेनी है। जो 10th तक आपने मैथ्स पढ़ी है उसका कौन सा पोर्शन आपको रिवाइज करके शुरू करना है क्लास 11th को। तो बहुत ध्यान से देखना इस वीडियो को, बिकॉज ये आपको बहुत हेल्प करेगी बेटा, ठीक है। तो प्लीज समझना। तो अब जो हम क्लास 10th का अगर सिलेबस देखें और क्लास 11th का सिलेबस देखें, अब आप बहुत अच्छे से जानते हो कि क्लास 10th में आपके ये चैप्टर से रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट, ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स, कंस्ट्रक्शंस, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये हमने पढ़ा, ये सब कुछ सुना हुआ है, राइट, सब कुछ पढ़ा हुआ है। अगर हम क्लास 11th की मैथ्स का सिलेबस देखें, आई एम टॉकिंग अबाउट सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक, जिसके अंदर ये चैप्टर्स आते हैं, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, देन कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, देन लीनियर इनइक्वालिटीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, राइट, बायनोमियल थ्योरम, sequence and series, straight lines, conic sections, introduction to 3D, mathematical reasoning, statistics, probability। तो क्लास 11th का ये सिलेबस है। अब क्लास 10th में हमने जो चीजें पढ़ी उसका कुछ कुछ यूज है क्लास 11th में, तो हम थोड़ा कनेक्शन देखने जा रहे हैं। अगर हम क्लास 11th की बात देखें तो बेटा हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो कुछ कुछ सुना हुआ दिखाई दे रहा है, राइट, बिकॉज आपने क्लास 10th में भी इंट्रोडक्शन टू 3D पढ़ा, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है। तो जो ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है उसके आगे शुरुआत होती है क्लास 11th में, ठीक है। कहां से शुरुआत होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो यानी कि आपको जब भी क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू कर रहे होंगे, जो भी आपको पढ़ा रहा होगा या पढ़ा रही होगी, उस वक्त आपको ये ध्यान देना है कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हम लोग रिवाइज करके बैठे जो क्लास 10th की थी इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बिकॉज ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है उसी का फर्दर प्रोसीड होता है क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और बेटा मैं बता दूं, विदाउट ट्रिग्नोमेट्री कोई काम नहीं हो पाएगा मैथ्स में, एंड फिजिक्स में भी आपको बिना ट्रिग्नोमेट्री के न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे। इसलिए प्लीज इस टॉपिक को बहुत ही स्ट्रांगली रिवाइज करके आना इन क्लास 11th, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद भाई रिलेशन फंक्शंस नाम की चीज तो नहीं पढ़ी, सेट्स भी मैम हम पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन भी ये चीज नहीं पढ़ी है। हाँ मैम, कॉम्प्लेक्स तो नहीं पढ़ा है, लेकिन मैम हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो पढ़कर आए हैं, क्योंकि ये हमारा चैप्टर नंबर 4 था इन क्लास 10th। यानी कि जो क्लास 10th में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ा है उसका बहुत काम आने वाला है क्लास 11th की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। बच्चा मैं एक चीज बोलूंगी कि क्लास 10th जो है वो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करके आपको आगे भेज रही है। तो जो लेवल यहाँ का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का था और जो क्लास 11th की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लेवल होगा, बहुत मेजर चेंज आने वाला है। तो प्लीज जो आपने यहाँ पढ़ी थी उससे डायरेक्टली कंपेयर मत करो। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल। जैसे कि हम बोलते ना कि हम स्कूल जाते सबसे पहले टीचर एबीसीडी पढ़ाता है और फिर धीरे धीरे पैराग्राफ पढ़ना, पैराग्राफ ऐसे लिखना सिखाता है। तो यहाँ हम एबीसीडी सीख रहे हैं और यहाँ पे हम ऐसे लिखने वाले हैं। तो जो बेसिक्स आपने पढ़े हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, ये आपको हेल्प करने वाले इस चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, ठीक है। आगे
लीनियर इनइक्वालिटीज नहीं पढ़ा मैम आज तक। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इट्स अ न्यू चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा, बिल्कुल नया है। बायनोमियल थ्योरम अगेन अ डिफरेंट चैप्टर। सीक्वेंस एंड सीरीज, सीरीज तो पढ़ी थी मैम, याद है किसमें पढ़ी थी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, राइट। तो जो ये चैप्टर नंबर 5 हमारा रहा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसी के अंदर कंटिन्यू होगा सीक्वेंस एंड सीरीज। यहां पे बेटा हमने एक प्रोग्रेशन पढ़ा था एपी, सीक्वेंस एंड सीरीज में बहुत सारे प्रोग्रेशंस पढ़ने वाले हैं, एपी, जीपी, एचपी, फिर उनके बीच का रिलेशन पढ़ने वाले हैं, फिर उनके मीन्स को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमने एपी पढ़ा था वो हमारा इस चैप्टर का बेसिक फंडामेंटल बनने वाला है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। किस चैप्टर के लिए बेटा? सीक्वेंस एंड सीरीज के लिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है स्ट्रेट लाइंस। मैम ऐसा डायरेक्टली टॉपिक तो नहीं पढ़ा था हमने कि स्ट्रेट लाइंस नाम की चीज नहीं पढ़ी थी, लेकिन हाँ जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे ना मैम, तो उसमें हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना तो सीखा था, डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा था, सेक्शन फॉर्मूला सीखा था। उसी का काम आएगा स्ट्रेट लाइंस में, जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था क्लास 10th का, इसी का फर्दर यूज होगा इस चैप्टर स्ट्रेट लाइंस के अंदर। उसी का यूज होगा आपका इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 3D, और हम 10th में क्या पढ़ कर आए हैं? 2D प्लेन के ऊपर दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, 2D प्लेन के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालिए जो किसी पर्टिकुलर लाइन को किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करता है। तो वहां पे हमने कहानी 2D तक पढ़ी थी, क्लास 11th में 3D आ जाएगा, राइट। तो ये जो दो चैप्टर्स हैं उसका बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है बेटा, जो चैप्टर नंबर 7 आप क्लास 10 में पढ़ कर आ रहे हो। तो उन दोनों का चैप्टर्स का उसका चैप्टर का रोल इन दो चैप्टर्स में काम आने वाला है, ठीक, लेकिन डिफरेंट लेवल है, वो बेसिक है और ये लेवल बढ़ जाएगा। हाँ जी। फिर आता है मैथमेटिकल रीजनिंग, अगेन अ न्यू टॉपिक, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, आज तक नहीं टच किया है। स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी को देख के हमें कुछ कुछ तो लगता है मैम जो 10th में भी थे और 11th में भी है, बिल्कुल है, लेकिन दोनों का टॉपिक बिल्कुल अलग है, इसका कोई कनेक्शन इसके साथ नहीं आने वाला है। बस आपने मीन निकालना सीख लिया, यहाँ पे डेविएशन करेंगे। जो छोटी चीज हम मीन निकालते थे, जिसके लिए बहुत बड़े बड़े मेथड्स हमने सीखे थे, जिसके बोर्ड में 5-5, 6-6 नंबर के सवाल आते थे, 4 मार्क का मैक्स रहा है, जो भी आते थे, राइट, वो क्वेश्चंस का यहाँ पर बहुत ही छोटा अप्रोच रहेगा। उससे बड़ी चीजों को फाइंड हम करेंगे, डेविएशंस फाइंड आउट करेंगे, मीडियन डेफिनेशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये सब चीजें हैं। फिर क्लास 11th में भी 10th में प्रोबेबिलिटी थी, क्लास 11th में भी प्रोबेबिलिटी थी। क्लास 10th की जो प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी वो अपने बेसिक्स पढ़ा था, जिसका यूज होने वाला है क्लास 7 प्रोबेबिलिटी में। जो हमने बेसिक्स यहाँ पढ़े उसको फर्दर कंटिन्यू करने वाले हम क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी में। तो ये कुछ कनेक्शंस हैं जो आपको ध्यान देना है। तो भाई अब इन चैप्टर्स पर थोड़ा फोर्स करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, एपी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन स्टैटिस्टिक्स, देन प्रोबेबिलिटी। तो ये वो दो चैप्टर्स हैं, जो ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसका रोल आने वाला है। अब मैं बात करूंगी डिफरेंस क्या है भाई क्लास 10 तो क्लास 11 में ऐसा क्या मेजर डिफरेंस आता है जो सिलेबस क्लास 11 का टफ बनने लगता है। जो हम लोग बोलते हैं ना कि क्लास 10 तो कुछ नहीं था, क्लास 11 टफ है, तो बेटा सच में टफ है, ठीक है, क्योंकि आप क्लास 11 से एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने चले जाते हो। दैट इज व्हाट साफ साफ दिखाई दे रहा है, जेई। बिकॉज आपको पता है बेटा कि मैथ्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो जेई का एग्जाम देंगे क्लास 12 के साथ, सीयूईटी भी दोगे, जो एग्जाम भी दोगे, तो जो उसका पोर्शन है जेई का 11th से भी अप्रोक्स 40 to 45% सिलेबस आता है जेई के अंदर। यानी कि जब हम क्लास 11th की बात करते हैं, स्पेशली हम सिर्फ बोर्ड्स के लिए नहीं देखते, ना ही हम सिर्फ एनसीईआरटी तक लिमिटेड रहते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, सभी बच्चे जो मैथ्स कंटिन्यू करने वाले हैं, जो अभी तक कक्षा 10वीं तक हमारी गाड़ी एनसीईआरटी लेवल तक टच करके काम चल जाता था, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, मैक्सिमम इन बुक से हम काम करते थे, 11th में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डिफरेंसेस देखना। क्लास 10th में जो आप क्वेश्चन सोल्व करते हो, सब्जेक्टिव अप्रोच जो लगाते हो, वहां पे स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप क्या स्टेप कर रहे हो। कई बार क्या होता है, आपका जो क्वेश्चन होता है उसमें ना आप स्टेप्स अगर सही करो, लास्ट आंसर गलत है, टीचर स्टेप मार्किंग देता है, स्टेप्स के मार्क्स मिल जाते हैं, काम बन जाता है। लेकिन क्लास 11th में बेटा रिजल्ट मैटर करता है, फाइनल रिजल्ट। यहाँ पे फाइनल रिजल्ट मैटर करता है, यहाँ पे स्टेप्स इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, स्कूल एग्जाम के लिए आप बिल्कुल बोल सकते हो रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा,
लेकिन स्टेप्स इंपॉर्टेंट, लेकिन जेई के अंदर आप पूरी कैलकुलेशन कर लो बेटा, उसके बाद अगर एक्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल 24 आनी थी और आपकी वैल्यू -22 फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ आ गई, तो आपका आंसर गलत हो गया, तो आपको कोई स्टेप मार्किंग नहीं मिलने वाली है, बिकॉज यहाँ पे फाइनल रिजल्ट मैटर करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर स्टेप्स इंपॉर्टेंट रहते हैं फॉर, बिकॉज आप तब तक कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ नहीं जा रहे होते लाइक जेई, है ना, इनकी तरफ हम मूव ऑन नहीं कर रहे होते हैं। क्लास 10th में हम बोर्ड एग्जाम पे फोकस करते हैं, तो वहां पे स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चा। यहाँ पे फाइनल रिजल्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पर आपने स्टेप्स लिखे, फाइनल आंसर मिसमैच हुआ तो टीचर 1 नंबर काटता है, स्टेप मार्किंग करता है। यहाँ जेई में आपको कोई मार्क्स नहीं देने वाला है, पहला डिफरेंस। दूसरा बेटा, यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो रिपीटिंग क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आप अच्छे से जानते हो। क्लास 10th के जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, डेटा जरूर बदल जाता होगा, लेकिन रैशनल बेस्ड क्वेश्चन आएगा, सोफिस्टिकेटेड वॉल्यूम से ये क्वेश्चन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आपको पता होता है। यहाँ पे हमेशा न्यू क्वेश्चन बनता है। क्लास 11th में बेटा हमेशा नया क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट जेई, ठीक है। कोई क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता, जेई में क्वेश्चंस रिपीट होने के कोई चांस नहीं होते हैं बेटा, हर बार नया क्वेश्चन ही आता है, तो दैट इज द समथिंग न्यू, और यही आपके 11th की मैथ्स को डिफिकल्ट बनाता है। तो इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम किस पे काम करते हैं, कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। किस पे वर्कआउट करते हैं, कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन पार्ट पे। क्लास 10 तक आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो, राइट। मैं फिजिक्स की बात करूं तो आप लॉ पकड़ते हो, उसको छोटी छोटी न्यूमेरिकल करते हो, राइट। क्लास 11th में उन्हीं लॉस पे बेस्ड एप्लीकेशन करते हो, उन्हीं लॉस पे बेस्ड न्यूमेरिकल पार्ट पे ध्यान देते हो, थ्योरी इतनी मैटर नहीं करती। चलो मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स के अंदर हम जब यहाँ पर बात करते हैं थ्योरी थोड़ा बहुत चलती है, लेकिन यहाँ पे सिंपल एप्लीकेशन है, तो कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में स्टडी करना पड़ता है क्लास 11th के अंदर। क्लास 11th के अंदर बेटा कॉन्सेप्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज अगर हम जेईई के पेपर की बात करें, एडवांस के पेपर की अगर हम बात करते हैं, तो एडवांस में एक ही क्वेश्चन में 2-3 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट मिक्स्ड होते हैं, प्रॉपर न्यू क्वेश्चन होता है, प्रॉपर नया क्वेश्चन है और आपके पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिक्स्ड होते हैं, तो उस केस के अंदर हमें बहुत ध्यान देना है कि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ रट्टाफिकेशन से काम नहीं चला सकते, या फिर 2-3 क्वेश्चंस हमने देख लिए, सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन जेईई में दिखाई देगा, इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेंस में एक आध बार दिख भी सकता है, लेकिन एडवांस में तो भूल जाओ। इसलिए जब भी हम क्लास 11th की मैथ स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान देना है कि हम कॉन्सेप्ट्स पे वर्कआउट करें, क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, शॉर्टकट पे ना जाके पूरा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो कॉन्सेप्ट भी सीखने वो डेप्थ में जाके सीखने, ओवरफ्लो नहीं करने। अब क्लास 10th में हमने जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा, राइट, 3-4 एक्सरसाइज थी, बेसिक बेसिक कर लिया और 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे चैप्टर खत्म कर दिया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस सेक स्क्वायर थीटा। इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे चैप्टर फिनिश हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो हमने वहां बेसिक पढ़ा बेटा, ये ऊपर ऊपर से हमने पढ़ के चैप्टर फिनिश कर दिया। क्लास 11th में जब वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएगा बेटा, तो कितने लेक्चर का होगा वो तो पता भी नहीं, कितनी एक्सरसाइज दी हुई है वो तो पता भी नहीं, और क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है ना, वो बहुत कम दिया हुआ है। उसके अलावा जो जेईई लेवल के लिए हमें पढ़ना होगा, उसका कंटेंट भी बहुत ज्यादा है, उसके अंदर ग्राफ्स है, बहुत कुछ है। जब आपके टीचर्स आपको पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और जो चीज हम पढ़कर आए हम ऊपर से पढ़कर आए हैं। तो यहाँ पे तो हम बेसिक्स पढ़ के निकलते हैं, यहाँ पर हम उसी कॉन्सेप्ट को डेप्थ में पढ़ते हैं, बहुत डेप्थ में जाके हमें क्लास 11th की मैथ्स को पढ़ना है। जितने भी कॉन्सेप्ट है बहुत डेप्थ में जाके पढ़ना होता है, बिकॉज वो कॉन्सेप्ट मिक्स हो गए अच्छा खासा क्वेश्चन बनाते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक्स है ना बेटे, बेसिक्स के अलावा जो कॉन्सेप्ट डेप्थ में जाते हैं, इसका रोल फिजिक्स में भी बड़ा काम आएगा। फिजिक्स के कई न्यूमेरिकल में आपकी गाड़ी अटक जाएगी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारा वीक रह गया क्लास 11th का, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 11th का वीक रहा तो क्लास 12th का आईटीएफ भी वीक हो जाएगा, है ना। तो प्लीज बेटा क्लास 11th की क्लास 11th की मैथ्स को डू नॉट टेक ऑन लाइट मोड, प्लीज उसको सीरियस लेना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो जो गलतियां हमें नहीं करनी है, पहली बेटा जो हम लोग सोच लेते हैं, डू नॉट स्किप एनी लेक्चर, कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है।
जिससे भी आप पढ़ रहे हो, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, बेटा उनके किसी भी लेक्चर को स्किप नहीं करना है। रीजन मैं बताती हूं, बिकॉज अगर आपने चैप्टर के सीक्वेंस भी आपने प्रॉपर स्किप नहीं करे ना, आपने सेट शो दिया फिर रिलेशन फंक्शन पे, गाड़ी रुक जाएगी बेटा। बिना सेट्स के रिलेशन फंक्शन हिलेगा भी नहीं, बिकॉज उसके अंदर बार बार ऑर्डर्ड पेयर और ये सेट दिखाई देगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की चीज दिखाई देगी, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बाद आप डायरेक्टली सोचो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर लूं, और वहां पे भी फिर से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिखाई देने लग जाएंगे। तो जो आपके लेक्चर्स टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो उनका सीक्वेंस है पढ़ाने का, जो लेक्चर प्लानर फॉलो कर रहे हैं, प्लीज उसको प्रॉपरली फॉलो करिए। बिकॉज अगर आपने वो सीक्वेंस बदलने की कोशिश करी, और जैसे क्लासरूम में थोड़ा बहुत चल जाता था, ठीक है मैम 2-3 क्लासेस मिस कर ली, सरफेस एरिया वॉल्यूम स्टार्ट होगा, तो उसका कोई पुराना रोल नहीं है, यहां नहीं चलेगा। आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा बेटा, बैकलॉग तो होना ही नहीं चाहिए। जैसे क्लास 10th में हम बैकलॉग कर लेते थे, ठीक है बाद में कवर हो जाएगा, या क्लास 10th की मैथ्स के बारे में हम सोचते हैं, ठीक है साल भर नहीं पढ़ा, आखिरी 10 दिन में पढ़ के एनसीईआरटी से बोर्ड के मार्क्स लाए जा सकते हैं। आई कंप्लीटली एग्री, लाए जा सकते हैं, बिकॉज क्लास 10th का जो बोर्ड का पेपर है मोस्टली आपका एनसीईआरटी से आता है। लेकिन ऐसा क्लास 11th-12th में नहीं होता है। ठीक है, अगर डाउट हो तो अपने 11th-12th के दीदी भैया से पूछना कि क्या हम ऐसा कह सकते हैं पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है? नहीं। इसी साल की बात कर रही हूँ बेटा, क्लास 12 का फिजिक्स और मैथ्स का, फिजिक्स का स्पेशली जो पेपर आया वो ऊपर से बाउंस हुआ है, पूरा जे मेन का लेवल टच हुआ है। तो प्लीज, क्योंकि 12th के बोर्ड्स के लिए जो बेसिक्स है वो 11th में मिलेंगे, तो हम इसको लाइटली नहीं ले सकते। तो कोई भी बैकलॉग मत पेंडिंग होने देना, ठीक है। एंड प्रैक्टिस रेगुलरली करते रहिए, प्रैक्टिस मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज यहां प्रैक्टिस बहुत मांगेगी। प्रैक्टिस मैक्सिमम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स। जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको टीचर पढ़ा रहा है रेगुलर बेसिस पे, अगर आज टीचर ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ पढ़ाए हैं तो कट डालो जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर किसी टीचर ने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला सिखाया है, कट डालो जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर किसी टीचर ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ्स के बारे में डिटेल बेस्ड क्वेश्चंस कराए हैं, कट डालो जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं। भाई क्लास 11th में प्लीज प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, डू नॉट डिपेंड ओनली ऑन एनसीईआरटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू नॉट डिपेंड ओनली ऑन एनसीईआरटी। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे डिपेंड नहीं रहना है, वरना बेटा गाड़ी अटक जरूर जाएगी। एक बार क्लास 11th निकाल भी लो, क्लास 12th में अटक जाएगी, बिकॉज क्लास 11th के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का रोल 12th में आने वाला है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसलिए बोल रही हूँ क्लास 11th की मैथ्स को लाइटली लेना। दूसरी चीज, यहां अगर आप सोचते हो कि एनसीईआरटी पढ़ ले और आरडी शर्मा आर.एस. अग्रवाल से लिमिट निकल जाएगी, सॉरी 11th का काम चल जाएगा, आई एम सो सॉरी बेटा, स्कूल निकाल भी लो लेकिन जेई में गाड़ी अटक जाएगी। ठीक है, अब कोई बच्चे कहेंगे मैम 11th के बाद थोड़ा ना जेई देना, तो 12th के बाद देखना है, तब की तब देखेंगे। बेटा अगर क्लास 11th ही वीक रह गई तो क्लास 11th का जो कनेक्टिंग चैप्टर्स क्लास 12th में मिलने वाले हैं उसमें गाड़ी अटक जाएगी, राइट। 11th का ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी तो क्लास 12th की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ पाएंगे। क्लास 11th का रिलेशन एंड फंक्शन नहीं पढ़ा तो क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन अटक जाएगा। क्लास लिमिट्स में जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ाएंगे तो क्लास 12th की तो पूरी कैलकुलस ही चली जाएगी, जिसका मैक्सिमम वेटेज है। तो बस मैं यही कहूंगी, तो क्लास 11th के लिए प्लीज प्लीज सिर्फ एनसीईआरटी पे डिपेंड ना रहें। जेई के लिए अगर बात करें तो एनसीईआरटी बहुत ही एबीसीडी किताब है, उसका बहुत मतलब बेसिक है, एबीसीडी है। और लेवल की अगर बात करते हैं जेई की या बहुत अच्छे एग्जाम्स की, तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे डिपेंड मत करिए, रेफरेंस बुक्स का यूज करिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी रेफरेंस बुक का यूज करना है, सिर्फ आरडी शर्मा आर.एस. अग्रवाल से। अगर तुमने सोच रखा स्कूल तक रहना है तो प्लीज बेटा, लेकिन मैं बोलूंगी प्लीज अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक की भी प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करना, ठीक है। नेक्स्ट मैं बोलूंगी कोई भी टेस्ट स्किप मत करिए, ट्राई करिए, डू नॉट स्किप एनी टेस्ट। जहां से भी आप स्टडीज कर रहे हैं, है ना, पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां का कोई टेस्ट स्किप मत करो। ऐसा हो जाए फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कोई में रीजन बहुत ही मेजर हो गया, टेस्ट मिस हो गया है, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उस पेपर को लीजिए, खुद से ऑनेस्टी से प्रैक्टिस जरूर करिए। बिकॉज अगर हमने टेस्ट स्किप किया तो हमारे अंदर जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है वो छूट जाएगी, राइट। तो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, जिन चीजों पे वर्कआउट करना है कोई टेस्ट स्किप मत करिए, बिकॉज
टेस्ट देने से क्या होता है, हमें सीखने को मिलता है किस कैटेगरी का क्वेश्चन हमें फेस करना है, कितने टाइम प्रेशर में। वो जो बर्डन होता है ना कि 3 घंटे के अंदर या 2.5 घंटे के अंदर वो क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, वो टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस, टाइम बाउंडेड बर्डन के अंदर एग्जाम देना, इसी से ही कंपटीशन जागता है, उसी से ही आप सीख पाओगे कि फाइनल डे एग्जाम कैसे देना है। तो मैं मैथ्स के लिए तो बोलूंगी भाई कि एनसीईआरटी पे डिपेंड ना करें, फिर उसके बाद प्रैक्टिस मैक्सिमम करिए जितने आप कर सकते हो, कॉन्सेप्ट बेस्ड। रिपीटेड पैटर्न का सवाल मत करने लग जाना जैसे एनसीईआरटी में चलता था क्लास 10 का, एक टॉपिक उस पर 10 सवाल, सेम पैटर्न का कोई बेनिफिट नहीं है। बैकलॉग मत होने देना, अगर आपने एक चैप्टर छोड़ दिया अगला नहीं समझ आएगा। ऑल थिंग्स आर डिपेंडेंट, बहुत चीजें कनेक्टेड हैं बेटा, बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है, तो सीक्वेंस ना बदल के पढ़े और ना ही आप अपना कोई भी चैप्टर स्किप करके नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़े। जिनसे भी पढ़े उनको पढ़ाओ, उनकी चीजों को जो पढ़ रहे हैं उनसे सीखो और उनकी एक भी लेक्चर मिस मत करो, ठीक है। और उसके बाद डू नॉट स्किप एनी टेस्ट, कोई टेस्ट स्किप नहीं करना। सो आई होप मैं जितनी चीजें आपको बताना चाह रही थी वो चीजें समझ आई होंगी, तो इन चीजों को ध्यान देना है एंड खूब अच्छे से क्लास 7 पढ़ो यार, बहुत अच्छे से पढ़ो। सिर्फ इस पर्पस से मत पढ़ो कि क्लास 11th करके हमें स्कूल एग्जाम में पास करना है, नहीं, इस पर्पस से पढ़ो कि क्लास 12 के बाद आई एम नॉट टॉकिंग कि जेईई में सब जाएंगे, लेकिन सपना तो सोचते होंगे ना, एक अच्छे कॉलेज से बीटेक करने का सपना सब सोचते होंगे कि एक अच्छे कॉलेज से बीएससी या कुछ भी अगर मैथ्स में कंटिन्यू करना है ठीक है, तो वो 12th के रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। 12th से कंटिन्यू करने पर 12th का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा 11th पे डिपेंड करता है। और एक चीज और मैं बता दूं बेटा, क्लास 12th का जो सिलेबस होता है वो क्लास 11th के कंपैरिजन में इजी होता है। अगर आप कभी डिस्कस करोगे अपने दीदी भैया से, तो क्लास 12th का जो सिलेबस होता है वो क्लास 11 से इजी होता है। क्यों लगता है पता है इजी? क्योंकि जब क्लास 10 टू 11th हम मूव करते हैं ना, तो कॉन्सेप्ट्स का लेवल बहुत बढ़ चुका होता है और क्लास 11th हमें टफ लगती है, बिकॉज बहुत लेवल, ये 10th है तो ये 11th है, तो बहुत लेवल हम लोग अपग्रेड करते हैं खुद को 11th क्लास के लिए, खुद को बहुत अपग्रेड करते हैं और इतना अपग्रेड कर चुके थे कि फिर क्लास 12 का लेवल आपको बैलेंस लगने लगता है। दूसरा पॉइंट, क्लास 12 का बहुत बेसिक, स्पेशली मैं मैथ्स की बात करूं बेटा, तो क्लास 12 की जो पूरी नैया है मैथ्स सिलेबस की वो पूरी क्लास 11th पे डिपेंड करती है। तो इसीलिए क्लास 11th की मैथ्स को बिल्कुल इग्नोर मत करिए। ये मत सोचिए कि 12th के बाद मुझे कॉलेज डिसाइड करना है, नहीं, क्योंकि क्लास 12th की मैथ्स पूरी क्लास 11th की मैथ्स पे डिपेंड कर रही है। तो आई थिंक आपको जो चीजें मैंने समझाई आप इसे पढ़ोगे, घबराना नहीं है, बिकॉज जिनसे भी पढ़ोगे बहुत अच्छे से पढ़ोगे एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि क्लास 11th में भी आप वही झंडा गाड़ना जैसे क्लास 10th में करके आए हो। ओके बच्चों, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।